नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज फिर एक नए विषय पे, एक नए टॉपिक पे चर्चा रहेगी। बीएड पार्ट 2 पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम। इस विषय के अंतर्गत हम काफ़ी दिन से वीडियो बना रहे हैं एक एक टॉपिक पे, और उसी श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय एकीकरण, कुछ भी इसको कई नाम से जान सकते हैं हम। नेशनलिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन, ये इस विषय के नाम है। प्यारे विद्यार्थियों, यह सोशोलॉजी का टॉपिक है, पॉलिटिकल का टॉपिक है। अब बात आती है राष्ट्रीयता। इसका सबसे पहले बात मैं करूँगा एक उदाहरण के द्वारा। क्या होता है कि जैसे हमारे जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी गेम से हैं, क्रिकेट से हैं, कबड्डी से हैं, फुटबॉल से हैं, तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलने जाते हैं तो प्रत्येक भारतवासी की, प्रत्येक देशवासी की दिल से एक भावना आती है, एक भाव उत्पन्न होता है कि हमारा देश ही जीतना चाहिए। क्योंकि पूरे के पूरे देश की, आप देखते होंगे कोई वर्ल्ड कप होता है या कोई गेम होता है तो सभी के अंदर एक प्रकार का उत्साह होता है, और वो उत्साह पूरे देश के प्रति होता है कि कौन सा देश जीता। भारत देश ने वर्ल्ड कप जीत लिया, भारत देश ने ये गेम जीत लिया। तो कहने का अभिप्राय क्या है, राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र या अपने देश से प्रेम करता है, अपने राष्ट्र की संस्कृति, अपने राष्ट्र की परंपराएं, त्योहार और उसका संस्कृति वेशभूषा से प्रेम करता है, और निजी स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्र को सर्वहित सर्वोपरि मानना ही राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है। प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान समय में इसकी संकुचित धारणा भी देखने को मिलती है। जब हम केवल और केवल अपने राष्ट्र को महत्व देते हैं, अपने देश को महत्व देते हैं, और इस आधार पर अन्य देशों की या अन्य राष्ट्रों की आलोचना करते हैं, तो ये राष्ट्रवाद की सीमित धारणा है, ये राष्ट्रवाद का पूर्ण परिभाषा नहीं है। क्योंकि राष्ट्रवाद की जो धारणा है वो अपने देश के प्रेम के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के साथ भी प्रेम करना या उनसे भेद न करने की धारणा पर जो है निर्धारित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं चर्चा करता हूँ राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र यानी अपने देश के प्रति प्रेम, वफादारी, आदर एवं भक्ति की भावना रखना। जब कोई व्यक्ति देश की भाषा, उस देश की जो लैंग्वेज है, उसकी संस्कृति, उसके इतिहास, भूगोल, प्राचीन ग्रंथ, मूल्य, परंपराएं, आदर्श सभी से प्रेम करता है, और उन आदर्शों को प्रेम ही न करना बल्कि उनको अपने व्यवहार में उतारना, अपने बिहेवियर में लेके आना, उनका पालन करना, उन आदर्शों का पालन करना, यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय एकता की धारणा क्या है कि इस प्रकार के भाव, इस प्रकार की फीलिंग, इस प्रकार की आत्मीयता जिससे किसी राष्ट्र की संस्कृति, भाषा, परंपराएं, मूल्य, त्योहार, उसका इतिहास, उसकी भूगोल सभी के प्रति प्रेम भावना, लगाव, अटैचमेंट रखना ही राष्ट्रीयता है। और अटैचमेंट के साथ साथ उन भावों को अपने व्यवहार में लेकर आना, वही जो व्यक्ति इन भावों को, राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रीयता की भावना को अपने व्यवहार में लेकर आता है, वही राष्ट्रवादी है। तो इस प्रकार राष्ट्रवाद क्या है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, निजी हितों को त्याग कर राष्ट्र के हित सर्वोपरि होते हैं, देश जो है सर्वोच्च होता है। अपने राष्ट्र से लगाव, उसके प्रति आत्मीयता की भावना, उससे प्रेम, ये सब
राष्ट्रवाद के सूचक है। यदि कोई व्यक्ति किसी देश की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो उसमें उसके अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम, उसके लोगों के प्रति भाईचारा, आपसी सद्भावना, तो यही राष्ट्रवाद है। मैंने पहले उदाहरण दिया था आपको प्रारंभ में ही, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किसी कार्य की बात करते हैं तो प्रत्येक देशवासी का ये भावना होती है, उसके मन से आवाज़ आती है, आत्मीयता होती है कि मेरा देश आगे बढ़े, मेरे देश का विकास हो, मेरा देश किसी भी पक्ष में दूसरे देश की तुलना में पीछे न रहे। तो एक देश के राष्ट्रीय हितों के बारे में सोचना, एक देश के, एक राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना रखना, आत्मीयता रखना, निजी स्वार्थों को छोड़ के राष्ट्र हित में बात करना ही जो है राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीय एकता है। अब कुछ विद्वानों ने इसके विचार इस प्रकार से भी दिए हैं। अब इसके बाद एक मैं आपको बताता हूं कि इसकी परिभाषा भी दी गई है। हुमायूं कबीर के विचार के अनुसार राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवाद, कबीर जी ने कहा है राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना है, अपनत्व की भावना है। हुमायूं कबीर ने कहा है राष्ट्रवाद क्या है, किसी भी राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना, यानी किसी राष्ट्र को अपना मानना, किसी राष्ट्र से प्रेम करने की जो भावना है वो ही राष्ट्रवाद है। इसी तरह एक अन्य विचार है राष्ट्रीय एकता। ड्रॉथी ने कहा है राष्ट्रीय एकता ऐसी भावना है, ऐसी फीलिंग है, राष्ट्रीय एकता ऐसी भावना है जो किसी राष्ट्र को या किसी देश को, जो किसी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है, जो किसी राष्ट्र को या किसी देश को एकता के सूत्र में बांधती है। वही बात है, ऐसी फीलिंग जो सभी देशवासियों को एक होने के योग्य बनाती है, या इस प्रकार की विचारधारा जो पूरे राष्ट्र में एकता की बात फैलाती है, उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। अब राष्ट्रवाद की दो धारणाएं होती है, एक संकीर्ण धारणा और एक विस्तृत धारणा। संकीर्ण धारणा मानती है कि जब हम केवल अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करते हैं और इस आधार पर दूसरे राष्ट्र की आलोचना करते हैं या अन्य देशों की आलोचना करते हैं, तो यह राष्ट्रवाद की धारणा क्या सीमित धारणा है। वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि इस प्रकार की धारणा से, जो संकुचित जो धारणा है राष्ट्रवाद की, उससे काफ़ी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झगड़े हो जाते हैं, विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, युद्ध की स्थिति हो जाती है यदि राष्ट्रवाद की संकुचित धारणा को अपनाया जाए। राष्ट्रवाद की संकुचित धारणा केवल और केवल अपने राष्ट्र को महान मानने से संबंधित है, अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानने से संबंधित है। यह राष्ट्रवाद की सीमित धारणा है, केवल मेरा देश, चाहे वह ठीक हो या गलत। अब ये भी हो सकता है कि देश जो है कोई दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर दे बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी बात के, यानी अपने देश को श्रेष्ठ बनाना। और एक और बात आती थी औपनिवेशवाद। प्राचीन इतिहास की हम बात करें, इतिहास में एक वर्ड होता है औपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म जिसकी बात करते हैं। औपनिवेशवाद में क्या है कि एक राष्ट्र अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करता है। तो ये जो धारणा है, ये राष्ट्रवाद की संकुचित धारणा है, ये राष्ट्रवाद की सही धारणा नहीं है, जिसमें हम केवल अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर अन्य राष्ट्रों की या दूसरे राष्ट्रों की परवाह नहीं करते। यह राष्ट्रवाद की संकुचित धारणा है। राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय एकता का विस्तृत अर्थ क्या है कि जब हम अपने राष्ट्र के प्रेम के साथ साथ अन्य
राष्ट्रों से, अन्य देशों से भी प्रेम की भावना रखते हैं, या अपने राष्ट्र से प्रेम की भावना के साथ साथ दूसरे राष्ट्रों से जो है उनकी अवहेलना न करना, उनकी आलोचना न करना। तो इस प्रकार की जो धारणा है वो राष्ट्रीयता का सही अर्थ है, विस्तृत अर्थ है। पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को शांति का प्रतीक मानना और अपने राष्ट्र के विकास के लिए काम करना, यही राष्ट्रीयता है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रवाद के जो मुख्य तत्व है वो क्या है। सबसे पहला है प्रेम और एकता की भावना। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जब आप किसी नेशन से, किसी राष्ट्र से प्रेम की बात करते हैं, उस राष्ट्र की एकता से संबंधित, उसकी संस्कृति से जो है प्रेम करते हैं, तो राष्ट्रीय एकता विकसित होती है। दूसरा, समरता एवं आत्मीयता। आत्मीयता का मतलब क्या है कि आप दिल से, अपने मन से उन चीज़ों को अपने व्यवहार में लेकर आते हैं। आप जो है सामंजस्य स्थापित करते हैं, सामाजिक नियमों का पालन करते हैं, देश की शांति एवं सुरक्षा के लिए काम करते हैं। तो ये भी राष्ट्रवाद की विशेषता है। इकट्ठे रहने की इच्छा, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि विभिन्न प्रकार के समुदाय, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में आपस में सामंजस्य स्थापित करना, इकट्ठे रहना, विवादों को समाप्त करना, जातिगत, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर जितने भी प्रकार के झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, उनको दूर करना और इकट्ठे रहकर पूरे समाज का विकास करना या पूरे राष्ट्र का विकास करना, यही राष्ट्रवाद की विशेषता है। राष्ट्रीयता की भावना, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के जो प्रतीक हैं, राष्ट्र का जो इतिहास है, राष्ट्र की जो भूगोल है, राष्ट्र की जो संस्कृति है, राष्ट्र का जो पहनावा है, रीति रिवाज है, कस्टम्स है, उन सभी से प्रेम करना, उनको अपनाना, उनके प्रति चिंतन करना, सचेत रहना, ये ही राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद की विशेषता है। व्यक्तिगत हितों का विलय, जब आप अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर एक देश के हित की बात करते हैं, एक राष्ट्र हित की बात करते हैं, वो ही राष्ट्रीयता है। कई बार आप देखते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निजी स्वार्थों के लिए देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्ट आचरण करते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा होता है, या अपने देश के बारे में न सोचकर कुछ धन के लालच में, कुछ अन्य किसी उद्देश्य से अन्य देशों से जो है संपर्क साधते हैं और देश की शांति और सुरक्षा को जो है हानि पहुंचाते हैं, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। जब आप जो है अपने स्वार्थ को त्याग कर, अपने निजी हितों की परवाह न करके, उन हितों को, अपने निजी हितों को राष्ट्र हित मान के, अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, पूरे अपने देश के बारे में सोचते हैं, यानी अपने जो आपके पर्सनल जो हित है, अपने पर्सनल जो बेनिफिट है, उनको जब आप नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है आप लेके जाते हो, एक राष्ट्र को अपनी फैमिली या परिवार मानते हैं, तो वही राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की विशेषता है। भारत की एकता की भावना, ये फिर वही जो मैंने अभी बताया, क्या होता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम, चाहे वो युद्ध की बात है, चाहे वो खेल की बात है, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो कोई प्रदर्शन की बात हो, परफॉर्मेंस की बात होती है, तो जब किसी देश के व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, तो प्रत्येक देश के वासी जब इस प्रकार की भावना से जुड़े हों कि मेरे देश का विकास हो, मेरे देश के खिलाड़ी जो है खेलों में जीते, या जिस भी प्रतियोगिता में वो जा रहे हैं वो उस देश के लिए नाम रोशन करें, या मैं अपने देश के लिए ये काम करना चाहता हूँ, तो इस प्रकार की जो फीलिंग है, तो वो लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है, वही राष्ट्रीयतावाद है। अनेकता में एकता, ये भारतीय देश की विशेषता है, भारतीय देश की संस्कृति की विशेषता है कि विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं। इन सभी विभिन्नताओं के कारण सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, इस प्रकार के विचार प्रदर्शित करना कि पूरा राष्ट्र एक है, जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव न हो, कोई विभाजन न हो,
किसी प्रकार का झगड़ा न हो, इन सभी को त्याग कर पूरे राष्ट्र के बारे में, राष्ट्रहित के बारे में बात करना, अनेकता में एकता की बात करना, अलग अलग भिन्नताओं होते हुए भी पूरे राष्ट्र को एक मानना, पूरे राष्ट्र का सम्मान करना, यही राष्ट्रीय एकता है। विभिन्न आयाम, इसके साथ साथ राष्ट्र से प्रेम करना, राष्ट्र की संस्कृति का सम्मान करना, राष्ट्र के जो प्रतीक हैं, जो सिंबल्स हैं, उनको मानना, नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, राष्ट्रीय पर्वों को मनाना, ये भी राष्ट्रवाद की विशेषता है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता के आयाम, ये मैं पहले बता चुका हूं। सोशल, सामाजिक एकता, जब मैंने पहले बताया समाज के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न जातियों में, विभिन्न संप्रदायों में एक ऐसी विचारधारा कायम होना कि सभी समाज के सभी वर्ग एक समान है, सभी कानून के समक्ष काम करेंगे, संविधान के आदेशों की पालना करेंगे, तो समाज के सभी धर्मों, रीति रिवाजों, कानूनों, सभी नियमों को एक मानना ही सामाजिक एकता है। जब लोग किसी धर्म या संप्रदाय विशेष की बात न करके पूरे राष्ट्र को सामाजिक तौर पे आपस में समन्वय बनाए रखते हैं, वो सामाजिक एकता है। इसी प्रकार है आर्थिक एकता, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आर्थिक एकता से अभिप्राय क्या है कि जब उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, या विकास के जो कार्य हैं वो निजी व्यक्तियों के, निजी संस्थाओं के हाथ में न होके पूरे राष्ट्र के विकास के लिए जब काम किया जाता है, या देश की समूचे तौर पर उत्पादन क्षमता, उसकी प्रोडक्शन, आय, ये सभी के बारे में हम बात करते हैं नेशनल लेवल पर, तो वो राष्ट्रीय एकता है। भाषाई एकता, भारत में विभिन्न भाषाएं होते हुए भी सभी भाषाओं का सम्मान करना और प्रत्येक भाषा को सम्मान देना और देश की राष्ट्रीय भाषा को सम्मानित करना, ये भाषाई एकता है। क्योंकि भारत में अनेकता में एकता की बात कही जाती है। विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, वर्ग हैं, तो सभी में आपस में सामंजस्य स्थापित करना, सभी भाषाओं का सम्मान करना, भारतीय संविधान में जिन भाषाओं की व्याख्या की गई है उनका मान सम्मान करना, और राष्ट्र की जो भाषा है उसको विशेष महत्व देना, तो ये है भाषाई एकता। इसी प्रकार सांस्कृतिक एकता, प्रत्येक व्यक्ति दूसरी संस्कृति का मान सम्मान करेगा, अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी वेशभूषा, रीति रिवाज, अपनी परंपराओं को मानते हुए देश की, समाज की जो अन्य संस्कृतियां हैं, अन्य वर्गों की जो संस्कृतियां हैं, उनका भी उतना ही मान सम्मान करे जितना अपनी संस्कृति का करता है। तो इस प्रकार सांस्कृतिक एकता क्या है? कल्चरल जो यूनिटी है, इंटीग्रेशन क्या कहता है कि हमने अपने रीति रिवाज, परंपराएं, धारणाएं, मूल्य, विश्वास के साथ साथ दूसरे वर्ग या संप्रदाय के जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो वेशभूषा है, खान पान, उसका भी मान सम्मान करना है। तो ये राष्ट्रीय एकता के आयाम है, सामाजिक, आर्थिक, भाषाई और सांस्कृतिक। इसके बाद हमारी जो मेन बात है वो है कि राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की क्या भूमिका है, कि रोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा क्या काम कर सकती है राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में, लोगों के विचार चेंज करने में, लोगों की चिंतन शक्ति को किस प्रकार से राष्ट्र को समर्पित करने में शिक्षा क्या काम कर सकती है। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक पूरे राष्ट्रीय लेवल पर शिक्षा पद्धति ऐसी हो जैसे कि अभी आप वर्तमान समय में देख रहे हो, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की गई है। मतलब ऐसी शिक्षा नीति बनाई जाए जो पूरे राष्ट्र में एक हो, विभिन्न न हो। आप देखते होंगे छोटे स्तर पर कई बार सिलेबस में, पाठ्यक्रम में विभिन्नताएं पाई जाती है। इन विभिन्नताओं को दूर कर पूरे राष्ट्र पर एक ऐसी शिक्षा नीति बनाई जाए जो कि राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रदर्शन करे। इस प्रकार की विषय वस्तु हो जो पूरे नेशन से संबंधित हो, पूरे राष्ट्र से संबंधित हो। विभाजिता के तत्व पर समानता के तत्व की बात कही जाए, पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की जो शिक्षा पद्धति है उसको लागू किया जाए। तो शिक्षा की जो नीति है, एजुकेशन की जो पॉलिसी है,
वो किसी राज्य, किसी वर्ग, किसी संप्रदाय पर आधारित न होकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण जो है इस प्रकार से किया जाए कि वो पूरे राष्ट्र से संबंधित हो। उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य और राष्ट्रीय एकता। शिक्षा के उद्देश्य क्या है? सबसे पहले प्रजातंत्र के गुणों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, किसी राष्ट्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, समाज के सभी वर्गों का आदर एवं सम्मान करना। तो शिक्षा ये काम कर सकती है जो किसी देश की राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। अच्छे चिंतन का विकास करना, सामाजिक एकता के गुणों का विकास करना, सभी धर्म संप्रदायों का मान सम्मान करना, समाज में भाईचारे को बढ़ाना, प्रजातांत्रिक गुण, अच्छे नागरिक का विकास, ये शिक्षा के उद्देश्य हो सकते हैं जो कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ा सकते हैं। मैंने पहले बताया कि अच्छे नागरिक का विकास, प्रजातंत्र गुणों का विकास, नेतृत्व के गुणों का विकास, व्यक्तित्व का विकास करना और विभिन्न संस्कृतियों का मान सम्मान करना, ये जो बातें हैं वो शिक्षा के उद्देश्य हो सकते हैं जो कि राष्ट्रीय विकास का जो काम कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों का पुनर्निर्माण। राष्ट्रीय एकता को विकसित करने के लिए हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसमें किसी भी देश की या भारतीय संस्कृति की, भारत के देश की भूगोल, उसके जो है इतिहास और उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम, उसके कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम और इसके साथ साथ उसकी संस्कृति, परंपराएं, राष्ट्रीय पर्व। तो पाठ्य पुस्तक में किसी राष्ट्र के जो एलिमेंट्स हैं, किसी देश के जो तत्व हैं उनको सम्मिलित किया जाए ताकि बच्चों को अपने राष्ट्र की धरोहर के बारे में, अपने राष्ट्र की संस्कृति के बारे में, अपने राष्ट्र की परंपराएं के बारे में, अपने राष्ट्र के इतिहास के बारे में, अपने राष्ट्र के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, अपने राष्ट्र के संविधान के बारे में बच्चे जान पाए। तो इस प्रकार टेक्स्ट बुक्स की जो फ्रेमिंग है शिक्षा के क्षेत्र में वो इस प्रकार से हो कि उनका पुनर्निर्माण हो, इस प्रकार से संरचना की जाए जिसमें अपने राष्ट्र के प्रत्येक भौगोलिक, संवैधानिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सभी एस्पेक्टों को जो है पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाए एक देश के बेस से, एक राष्ट्र के बेस से। उसके बाद सहायक पाठ्य शिक्षागमी क्रियाएं। टीचर शिक्षण अधिगम पद्धति में ऐसी क्रियाएं करे जिनसे बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित हो। जैसे हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं उनको स्कूल लेवल पे, समाज के लेवल पे सेलिब्रेट किया जाए, लोगों को देश के इतिहास के बारे में, बच्चों को देश के इतिहास के बारे में बताया जाए। कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन सकती है या एनसीसी का जो कोर्स है, एनएसएस का जो कोर्स है, ऐसी क्रियाएं जो देश में राष्ट्रीय एकता को स्थापित कर सकती है, इस प्रकार की क्रियाएं की जाए। कोई फिल्म, डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, सोसाइटी वेलफेयर का कोई काम हो सकता है, नेशनल लेवल का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, देशभक्ति की क्रियाएं हो सकती है, स्किट हो सकती है। तो शिक्षण जब क्रियाएं करते हैं उसमें ऐसी क्रियाएं की जाए जो देश का परिचय दे, देश की संप्रभुता के बारे में बताए, देश के इतिहास के बारे में बताए, देश की परंपरा और संस्कृति का परिचय दे। इस प्रकार की पाठ्यगमी सहगई क्रियाओं का प्रयोग जो है शिक्षा क्षेत्र में करना चाहिए। इसके साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा, अडल्ट एजुकेशन, क्योंकि राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्र के बारे में लोगों को बताने के लिए ऐसे व्यक्ति समाज के जो सही समय पे नहीं पढ़ पाए उनके लिए शिक्षा व्यवस्था करना ताकि वो अपने देश के इतिहास के बारे में जान पाए, अपने समाज के बारे में जान पाए, लोगों के बारे में जान पाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में अडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम जो है वो लागू किया जाए ताकि लोग पढ़ सके, एक दूसरे की संस्कृति को जान सके, उसका मान सम्मान कर सके। इसके साथ साथ ही धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। देखा जाए धार्मिक शिक्षा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, एक नियम के अनुसार ही दी जाती है, लेकिन धार्मिक शिक्षा से अभिप्राय ये है कि हम किसी भी रिलीजन का अपमान न करें, सभी धर्मों को धर्मनिरपेक्षता की बात कही जाए। धार्मिक शिक्षा से अभिप्राय धर्मनिरपेक्षता की बात, सेकुलरिज्म की बात, सभी धर्मों को माना जाए,
सभी धर्मों का मान सम्मान किया जाए। इसके साथ साथ मॉरल एजुकेशन से अभिप्राय कि बालकों के अंदर नैतिक मूल्य स्थापित किए जाए। जब बालकों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ पैदा होगी, नैतिक मूल्य पैदा होंगे, उनके अंदर चिंतन पैदा होगा, चोरी न करना, झूठ न बोलना, किसी से अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करना, इन चीज़ों से ऊपर उठकर जो बच्चों के अंदर वैल्यू डेवलप करेंगे, मॉरल एजुकेशन उनको दी जाएगी, रिलीजियस एजुकेशन उनको दी जाएगी, राष्ट्र के बारे में बताया जाएगा। तो शिक्षा का ये काम है कि धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा बालकों को दी जाए, जिससे कि राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। अध्यापक की भूमिका, अध्यापक बालकों के लिए एक आदर्श होता है, रोल मॉडल होता है। अध्यापक के द्वारा दी गई सूचना, बताई गई बातें बालकों के मन में घर कर जाती है या बालक उसको मानते हैं, उसको आदर्श मानते हैं। तो अध्यापक को कभी भी इस प्रकार की विचारधारा, ऐसा वाद विवाद कक्षा में नहीं करना चाहिए जिससे बालकों में मतभेद पैदा हो, किसी विशेष वर्ग के प्रति, किसी विशेष जाति के प्रति, किसी विशेष संप्रदाय के प्रति उनमें विभिन्नता पैदा करने की बात न हो, बल्कि इस प्रकार की चर्चा हो, सभी धर्मों का, सभी संस्कृतियों का मान सम्मान हो और राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की बातें रखी जाए बालकों के सामने जो कि देश को समर्पित हो। इस प्रकार की क्रियाएं अध्यापक करे कि बालक जो है एक देश के प्रति प्रेम करने की ओर अग्रसर हो। अध्यापक इस प्रकार की कहानियाँ, ऐसी स्टोरियाँ, ऐसी चर्चाएं कर सकती हैं जिनके द्वारा देश का विकास हो सकता है। तो अध्यापक के अंदर स्वयं ऐसे गुण हो जैसे प्रजातांत्रिक गुण, क्रियात्मक गुण, डेमोक्रेटिक वैल्यू, गुड सिटीजन। जब अध्यापक के व्यवहार में स्वयं ऐसे गुण होंगे तभी वो राष्ट्रीय एकता की शिक्षा दे सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज चर्चा का विषय था, क्योंकि देखा जाए ये विषय ऐसा है जो हमारी सामान्य चिंतन पर निर्भर करता है। इसमें मुख्यतः यही था, एक डेफिनेशन की बात करें कि एक राष्ट्र के प्रति जब आप स्वयं को समर्पित करते हैं और एक राष्ट्र की संस्कृति, धरोहर, परंपराएं, उसके मूल्य क्या है, उनका मान सम्मान करते हैं और अपने राष्ट्र के साथ साथ दूसरे राष्ट्रों का मान सम्मान भी करते हैं, वही राष्ट्रीय एकता है। शिक्षा क्या काम कर सकती है? लोगों के विचारों में परिवर्तन कर सकती है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, आपसी भाईचारे को बढ़ावा दे सकती है, अच्छे गुणों का विकास कर सकती है, लोगों के अंदर चिंतन शक्ति का विकास कर सकती है, ताकि बालक और अध्यापक या समाज के सदस्य अपने राष्ट्र के बारे में सोच सके, अपने राष्ट्र से राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।